Hello everyone, welcome back to our YouTube channel स्टडी विद स्टूडेंट। तो ये आज पार्ट नंबर 5 है, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम 11th NCERT बायोलॉजी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा पढ़ लिया था और माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपसे कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिवीजन भी कर लेना। तो आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अगली ऑर्गेनेली से, जो कि प्लास्टिड है। तो पिछली बार इस माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने दो चीज़ बताई थी इसके अंदर, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन एक वो पावर ऑफ द सेल है। मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। राइबोसोम RNA ये आपको पता ही है, 70S राइबोसोम है और एक डिवीजन बाय फिजन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आउन प्रोटीन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है उनके पास अपने अपने डिफरेंट एंजाइम हैं। इसके पास अपने एंजाइम है, इसके पास अपने एंजाइम है। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट से, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बोल रहा, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है कि प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स के अंदर मिलती है। तो ये काम क्या करती है, इसका मेन पर्पस होता है कुछ चीज़ स्टोर करना या कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्लांट को देना। और ये कई पार्ट में डिवाइड की है। मेनली जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप्स के हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 टाइप के मैंने बताए आपको, और मेनली 3 ही टाइप के होते हैं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट, सभी प्रकार के प्लांट में, इन यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स क्या है कि यूग्लिनोइड एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्ट के अंदर मिलता है। ये सिंगल सेल है, सिर्फ इसके पास एक ही सेल होती है। और यूग्लिनोइड क्या करता है कि ये ऑन फूड सिंथेसिस करता है। जब खुद की फूड की सिंथेसिस करता है तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो इस वजह से इसको इसके अंदर डाला गया है कि इसके अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता है, कि ये प्लांट ना होते हुए भी इसके पास प्लास्टिड है। दीज आर ईजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इनके साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे आराम से दिख जाते हैं। सम स्पेसिफिक पिगमेंट इनके पास, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट। यानी कि आपको कोई प्लांट का पार्ट येलो दिख रहा है, ग्रीन या रेडिश, ये जो अपीयरेंस है ये सब कुछ कलर इन प्लास्टिड की वजह से है। अब हम समझते हैं एक एक को। टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी किसके ऊपर, पिगमेंट के ऊपर, किसके ऊपर छाटे गए हैं, ये किसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया गया है कि पिगमेंट किस टाइप का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट, तो कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। अब कैरोटिनॉइड पिगमेंट क्या है इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो मैं आपको एक बार ये साइड से रब करके बताता हूँ। आई थिंक इतना बहुत रहेगा स्पेस। तो ये देखिए, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो कैरोटिनॉइड एक टाइप ऑफ पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब करवाते हैं किसका, लाइट का, LIGHT, लाइट का ये एब्जॉर्प्शन कराते हैं। और इससे ये एनर्जी भी लिबरेट कर लेते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। इसका केमिकली हम आगे पढ़ेंगे कि कैरोटिनॉइड होते कैसे हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, मैंने आपको बताया लाइट एनर्जी, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इसेंशियल है। इन द क्रोमोप्लास्ट, अब आते हैं कौन से के ऊपर, क्रोमो, क्लोरोप्लास्ट हो चुका, अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि ये वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। जो फैट है तो फैट का ही प्रोडक्ट फैट के अंदर डिजोल्व होता है, तो ये डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी शो करते हुए ये फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब इनके अंदर पिगमेंट कैसे हैं, जैसे कि इनके अंदर जो पिगमेंट पाएंगे, कैरोटीनिन पिगमेंट पाएगा,
ज़ैंथोफिल और अदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज़ैंथोफिल किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कैरोटीन है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। प्लांट फिजियो के एक चैप्टर है, उसके अंदर स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के हिसाब से ऑब्जर्व किया गया है और उसको हम तब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इसके अंदर ज़ैंथोफिल और कैरोटीन आते हैं। दिस गिव द पार्ट प्लांट येलो बनता है, ऑरेंज रेड कलर। मैंने आपको बताया कि ये कलर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऑरेंज येलो कलर के लिए या रेड कलर के लिए ये होते हैं। आपने कभी कुछ लीफ भी देखी होगी जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जो उनको सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं, सजावट के पर्पज़ के लिए, जो उनको ऑर्नामेंटल्स बोलते हैं। तो उनके ऊपर आपने देखो जो उनकी लीफ है या स्टैम्प है तो वो कोई रेडिश है, कोई येलोइश है, या फिर आपने कोई फ्लावर देखे हैं तो फ्लावर येलो हैं, रेड हैं, पिंक हैं, ब्लू हैं। तो ये इनकी मिक्सर होती है, इनकी मिक्सिंग होती है कैरोटीन की, तो उनसे बनते हैं। तो अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। द थर्ड वन, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। तो इनके पास किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता, तो इनको ल्यूकोप्लास्ट बोला गया है। तो ल्यूको मतलब ही कलरलेस होता है। एंड वेराइटेड शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज के हैं। स्टोर द न्यूट्रन। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली। ल्यूकोप्लास्ट 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, कि वो क्या चीज़ स्टोर करता है इस बेसिस के ऊपर। तो पहला है अमाइलोज, या सेकेंड इज ईडियोब्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज, मैं आपको दिखाई देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एल्यूरो। तो अब हम इनको अच्छे से समझते हैं कि कौन किस पर्पज़ के लिए काम कर रहा है। तो अमाइलोप्लास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि अमाइलोज का मतलब होता है स्टार्च, STARCH, स्टार्च। तो यानी कि स्टार्च का स्टोरेज करेगा। ईलियो मतलब फैट, तो ये फैट को स्टोर करेगा। और हमने देखा इध लास्ट वन इज एल्यूरो। एल्यूरो मतलब प्रोटीन, तो वो प्रोटीन की स्टोरेज काम करेगा। तो ये बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं और तीनों को ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो आप लाइन देखिए, अमाइलोप्लास्ट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मैंने बता दिया है, लाइक पोटैटो। एग्जाम्पल याद कर लेगा इनका। ईडियोब्लास्ट स्टोर द ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट को स्टोर करता है कौन, ईलियोब्लास्ट। जैसे कि आपने देखे होंगे जो सरसों जिसको बोलते हैं, या फिर जिन सीड से हमें मिलते हैं ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट, तो जिन प्लांट से मिलते हैं तो उनके अंदर ईलियोब्लास्ट ज़्यादा मिलेंगे। जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च ज़्यादा मिल रहे हैं, लाइक स्टार्च, ग्रेन्स, तो उसके अंदर हमें एमाइलोप्लास्ट ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हम दाल खाते हैं तो उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है, तो उसके लिए एल्यूरोप्लास्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए अगले पेज के ऊपर हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, तो मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। तो फिलहाल आगे बता रखा है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 2 मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी। तो जो 2 मेम्ब्रेन हैं तो एक अपर है एक लोअर है। इन बीच के अंदर जो भरा हुआ है उसको फिर से हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स अब क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा। और उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर एक सैक लाइक है, यानी कि ट्रांसफॉर्म जैसे समझिए, एक के ऊपर एक जैसे कॉइन्स रख देते हैं हम, तो कॉइन का एक बंडल बना रहे, तो ऐसे कॉइन्स रखे हुए हैं। तो उन कॉइन्स को हम कहेंगे थैलेकोइड, और काफ़ी थैलेकोइड मिलके ग्रेन नाम की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये होता है मेनली स्ट्रोमा लेमिना, एक स्ट्रक्चर है कि जो 2 थैलेकोइड्स को जो कनेक्ट करेगा बीच से, उसको हम स्ट्रोमा लेमिना बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये आपके मैंने बता ही चुका हूँ। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम देखते हैं लाइन एनसीईआरटी की क्या बोल रही है और समझते हैं उस लाइन को। तो एनसीईआरटी को वैसे भी गागर में सागर बोलते हैं, तो ये बात सच भी है। तो अब हम पढ़ते हैं। एल्यूरोप्लास्ट बता चुके हैं जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, ज़्यादातर ग्रीन है। ऑल नहीं, आप इन शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेजॉरिटी, ज़्यादातर ग्रीन होते हैं, सभी ग्रीन नहीं होते। प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल,
हमें आगे पढ़ेंगे कि भाई मेसोफिल सेल कौन सी होती हैं, तो उसके ऊपर कैसे क्या होते हैं। तो ये मेसोफिल सेल्स एक टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस, जो पार्ट होता है प्लांट का लीफ, उस लीफ के अंदर ज़्यादातर मेसोफिल सेल्स मिलती हैं। और मेसोफिल सेल ही रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं फॉर C3 साइकिल। तो C3 साइकिल क्या है ये हम आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। और C3 साइकिल से ही हम जो है कि एनर्जी बनाते हैं, यानी कि स्टार्च, स्टार्च वगैरह का प्रोडक्शन C3 साइकिल से करवाते हैं। तो अब पढ़ते हैं, दीज आर द लेंस शेप्ड। लेंस की शेप कैसी होती है, ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है। ये लेंस की शेप के जैसे हैं। ओवल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल गोल हो सकते हैं, डिस्कोइड स्ट्रक्चर यानी कि डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, और इवन लाइक रिबन। अब मैं बताता हूँ तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने रिबन तो देखा ही होगा, इसमें बताने वाली तो कोई खास बात है नहीं। तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि इनको याद करना ज़रूरी है कि किस किस शेप में पाया जाता है। तो जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो थोड़ा इस टाइप का होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, कि एक रिबन की तरह, एक रिबन की तरह एक्ट करता है। तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। तो ओरिजिनली हैविंग वेराइटेड लेंथ, ये लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर है, विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर है। इनको याद कर लीजिएगा। अब ये देखते हैं कि जो क्लाइडोमोनास है यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली बोल रहा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम क्लाइडोमोनास है। और ये एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गा है। कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो ये सिंगल सेल है, तो इसके पास एक ही सेल है, और एक सेल होने के बावजूद 20 से 40 पर सेल मेसोफिल। अब ये क्या है कि एक मिलेगा क्लाइडोमोनास के ऊपर। अगर क्लाइडोमोनास है तो उसके सेल है, उस सेल के ऊपर सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। जबकि जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये इस डाटा को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी आप करते हैं वो कर लीजिएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर सिंगल सेल कोई ऑर्गेनिजम आती है, कोई फुली ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल, उसका नाम क्लाइडोमोनास है, एक टाइप की ग्रीन एल्गी है, और उसके पास एक ही क्लोरोप्लास्ट है। जबकि जो मेसोफिल सेल है, जो कि हायर प्लांट्स में मिलती है, लीफ में मिलती है, तो उसके पास 20 से 40 पर सेल होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है। तो यानी कि ये क्या कहेंगे कि ये भी एक टाइप के अडेप्टेशन है, यानी कि एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ सेल का। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, ये मैंने बता चुका हूँ कि एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब ये देखिए क्या है, परमिएबिलिटी का खेल देखिए। अब परमिएबिलिटी का खेल क्या है। परमिएबिलिटी मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल वॉल है वो परमिएबल ज़्यादा है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल कम है। तो ऐसे ही सेम क्लोरोप्लास्ट के हैं। अगर बाहर की सेल आउटर देखें तो वो परमिएबल है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स को आने और जाने आराम से देगी। जबकि अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो लेस परमिएबल है। इसको याद कर लीजिएगा कि वो अंदर की लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन बाय द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्ट्रोमा, यानी कि जो भीतर का जो जितना भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है मटेरियल है उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक कॉल्ड थैलेकोइड, यानी कि जो सैक की तरह दिख रहे हैं वो थैलेकोइड्स दिख रहे हैं आपको, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर। थैलेकोइड आर इन स्टैक लाइक, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉइन्स के रूप में, जैसे कि 1 2 3 4 ये कॉइन्स की एक अरेंजमेंट हो गई, तो इसको हम थैलेकोइड बोलते हैं। और हर एक कॉइन को यहाँ पर ग्रेना बोला जाता है, और सिंगल हुआ तो ग्रेनम। और इंटीग्रेटेड थैलेकोइड्स, यानी कि ये थैलेकोइड्स हैं, ये इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड बोल रहा है, इंटरग्रेनल थैलेकोइड है, यानी कि थैलेकोइड के अंदर पाया जाने वाला इंटरग्रेनल थैलेकोइड भी इनको बोला जाता है। इन एडिशन दीज आर, एक मिनट इसको हल्का सा रब कर लेता हूँ। तो
अब आपको उसको समझाता हूँ। थैलेकोइड ये हो गया। फ्लैटेंड ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिना, यानी कि एक फ्लैट है, ट्यूब की तरह एक्ट करता है और दो थैलेकोइड को जोड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिना। कनेक्टिंग द थैलेकोइड्स ऑन द डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेना के थैलेकोइड्स को जोड़ता है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड एनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन, उसको ल्यूमन बोलेंगे। द स्ट्रोमा और द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है, ये याद रखिएगा कि स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये याद रखिएगा कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर। तो वो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो ये डाल देंगे कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द ग्रेना, नहीं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन स्ट्रोमा, नॉट इन ग्रेना। इट ऑल्सो कंटेन ए स्मॉल, अब ये देखिए वहाँ पे था, एक मिनट सॉरी आपको बता देता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था सिंगल सर्कुलर डीएनए, कैसा डीएनए था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिंगल सर्कुलर, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर आपको कैसा मिल रहा है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यानी कि वो सिंगल स्टैंड था, ये डबल स्टैंड है, यानी कि वो ऐसा था और ये कुछ कुछ ऐसा है, यानी कि डबल स्टैंड है। तो डीएनए मॉलिक्यूल इनके पास मिलता है खुद का राइबोसोम है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलेकोइड, यानी कि जो ग्रीनिश अपीयरेंस है वो किसकी वजह से है, थैलेकोइड्स की वजह से, ग्रेनम्स की वजह से ही वो ग्रीनिश अपीयरेंस है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यानी कि 70S है, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर 80S, तो उसको 80S राइबोसोम, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो 80S है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो 70S है। तो इसको याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ने को ये टोटल समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन मैंने अच्छे से बताई है, पढ़ाई है। अगर यदि फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पर चलते हैं अगली सेल ऑर्गेनेली। ये छोटी सेल ऑर्गेनेली है, इसको डिटेल में आप हाई क्लासेस में पढ़ते हैं, राइबोसोम। तो एक तो इसको सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में एक mRNA आ जाता है, फिर इसके ऊपर ये 3 to 5 प्राइम है, तो इसके ऊपर जब राइबोसोम रन करेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती चलेगी, ये सब कुछ है। तो ये पहली बार डेंस पार्टिकल किसने खोजे थे, जॉर्ज पेलेट ने 1953, याद कर लीजिएगा। किसके अंडर हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही इसकी जांच हो पाई। दे आर कंपोज ऑफ द राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए की। ये एंजाइम किसके बने हुए हैं, आरएनए के। लगभग एंजाइम, मोस्टली एंजाइम प्रोटीन के हैं, परंतु ये इसके अंदर जो एंजाइम मिलते हैं वो आरएनए न्यूक्लिक एसिड के मिलते हैं। तो ये किसके बना हुआ है, कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी कि ये कैसे हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो बोथ non membrane bound structure that are present in both pro and eukaryotic cell, in plant cell and animal cell, in both cases. The eukaryotic ribosome are 80S, while prokaryotic are 70S। ये रिपीट हो चुके हैं बहुत बार। Each ribosome has the 2 subunit, एक लार्ज एक स्मॉलर, मैंने आपको पहले समझाई थी। नीचे वाली स्मॉल होती है, ऊपर वाली बड़ी होती है। द 2 subunit 80S राइबोसोम आर 60S, यानी कि ऊपर वाली 60 की है और नीचे वाली 40 की है। तो टोटल 6 और 4 आपको पूछेंगे, ये तो 100 हो रहा है, पर फिर हम इसको 80 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह एब्रीवेशन आते हैं। जब इनको एक स्ट्रक्चर से पास किया गया तो टोटल पास नहीं हो पाए थे, तो जिसकी वजह से इन ऑन एन एवरेज करके इनको 80S बोला गया था। एस स्टैंड फॉर द सेडबर्ग्स यूनिट। 70S राइबोसोम के पास 50 और 30 होती है, ये रटने वाली चीज़ें हैं, आप रट ली होगी। एस स्टैंड फॉर द सेडबर्ग्स यूनिट, यानी कि ये नापने की जो यूनिट है वो है
स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि यदि हम राइबोसोम को किसी कंटेनर के अंदर डाल लें और उस कंटेनर को गोल 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 और बहुत तेज़ से उसको रोटेट करें, तो यानी कि हम देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो जो नीचे बैठने का जो उनका वो होता है, जो नीचे ड्यू टू ग्रेविटेशन आ जाते हैं, इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं और इसका कोफिशिएंट एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या हाई क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे। इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड द साइज, यानी कि कितना डेंसिटी कितनी साइज़ के ऊपर है, यानी कि छोटा मोलिक्यूल होने के बाद भी ये हाईली डेंस है, यानी कि हाईली इसके पास वज़न है, ज़्यादा है। वज़न तो खैर नहीं बोलेंगे, डेंसिटी मतलब बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो हाईली डेंस मोलिक्यूल है ये। बोथ 70s एंड आर कंपोज ऑफ 2 यूनिट। ये इसने रिपीट दोबारा किया है कि दोनों के दोनों 2 यूनिट से बने हुए हैं। तो आई होप आपको राइबोसोम अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के पास। आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं तेज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, कंटेंट इतना हो नहीं पाता है, और लाइन टू लाइन मैंने शुरू में पढ़ाया है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। साइटोस्केलेटन मैंने जैसे बताया कि ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती हैं, गिरी हुई हैं, जो कि इसको एक पर ऊपर अरेंजमेंट देती हैं। वो अरेंजमेंट किन किन चीज़ों से होती है, तो साइटोस्केलेटन, जैसे कि आपकी और मेरी बॉडी है तो उसके अंदर भी एक स्केलेटन है, हड्डी है, जो कि हम एक प्रकार से खड़ा कर पा रही है एक जगह से। हमें ऐसा नहीं है कि हम पिघल के पानी की तरह चल पड़े, तो हमारे अंदर हड्डी होने की वजह से हम रिजिड हैं थोड़े। तो सेल को भी हल्का फुल्का रिजिड होने के लिए कुछ साइटोस्केलेटन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। अब ये याद कर लीजिएगा कैसा है, फिलामेंट का जैसा है, किसका बना हुआ है, फैट का है या किसका है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रकार की, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको हम आगे अच्छे से और भी पढ़ेंगे। फिलहाल इनको याद कर लीजिए, आगे ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इसी चैप्टर के अंदर। और कई चैप्टर्स के अंदर जैसे कि हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो के अंदर, तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन दी साइट, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एंड कलेक्टिवली रेफर्ड टू द साइटोसोम, उसको सारों को मिलकर, और ये क्या काम करता है। सेल इन्वॉल्व्स इन द मैनी फंक्शन सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि हड्डियाँ में मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, मोटिलिटी चलने में हेल्प करता है, मेंटेनेंस शेप ऑफ द साइज, यानी कि यदि कोई सेल कोई गोल है तो उसको गोल बनाए रखने के लिए, या कोई स्क्वायर टाइप है तो उसको स्क्वायर टाइप बनाने के लिए, रखने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये एक प्रकार से हड्डी की तरह बिहेव करता है, जैसे ह्यूमन में हड्डी बिहेव करती है, बोन बिहेव करती है, वैसे ही ये सेल कोई अंदर बिहेव करता है। और ये बेसिकली इसको सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये काम करने के लिए होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स आपको बताई हुई हैं। तो जो आप पहली फ़ोटो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फ़ोटो है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे कोई ये फ़ोटो डाल देंगे और पूछ लेंगे कि ये फ़ोटो किस माइक्रोस्कोप से ली हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फ़ोटो ली हुई है। ये किस चीज़ की फ़ोटो है, तो ये हम आगे बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सील या फ्लैजिला का जो एक सील या फ्लैजिला मानिए और इसको बीच से कट कर दिए जाए, यानी कि मानिए कोई फ्लैजिला था और इसको मैंने बीच से कट कर दिया, तो मेरे पास जो ऊपर से देखने ऊपर जो टॉप व्यू है, तो वो टॉप व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो यानी कि लेटरली कट किया है और उसका टॉप व्यू देखा है। एक आपको पता होगा, एक जो है वो ऐसे कट लगाया जाता है और एक ऐसे कट लगाया जाता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कट बोलते हैं और इसको वर्टिकल कट बोलते हैं, लेटरल कट। तो ये हॉरिजॉन्टल कट है और ये टॉप व्यू है। सीलिया सिंगल सीलियम, फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिलम आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल की मेम्ब्रेन है और इससे ही कोई आउटग्रोथ बाहर निकल रही है। किसकी आउटग्रोथ है, ये याद रखना, ये आउटग्रोथ किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। सीलिया एंड स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, ओर्स यानी कि पेडल,
आप जैसे कि आपने चप्पू देखे हैं, जैसे कि चप्पू होते हैं तो चप्पू किसके होते हैं, बोट के ही होते हैं और बोट के बाहर की तरफ निकलते हैं और बोट को मूवमेंट के अंदर, बोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अंदर, नाव को एक दूसरी जगह दूसरे ले जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए जाने के लिए काम करते हैं। तो वैसे ही ये काम करते हैं। कोज द मूवमेंट आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, या तो ये इसके पास अगर ऐसे सीलिया हैं तो या तो ये सेल्फ मूव कर सकता है या फिर इनकी मूवमेंट से इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी मूवमेंट करा देता है। तो यानी कि इसके आसपास की मूवमेंट, जो भी इसके आसपास फूड पार्टिकल होगा या कोई भी इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इससे दूर जाने के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला जो होता है कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कैसी, कंपेरेटिवली लॉन्गर है, बड़ा है सीलिया से, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, उनके पास भी फ्लैजिला होता है क्योंकि उनको मूव करना पड़ता है, बट स्ट्रक्चरली आर डिफरेंट देन यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चर फिलामेंट और प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के फिलामेंट को दोनों का अलग अलग होता है, पर फंक्शन सेम है दोनों के अंदर। तो अब हम आगे देखते हुए बढ़ते हैं। मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से समझाऊंगा भी, ये क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये बाई रेडियल क्या है, स्पोक्स क्या होती हैं, ये कनेक्शन किस चीज़ के हैं, इंटर डबल ब्रिज क्या होता है। फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को। जब आपने टॉप व्यू निकाला तो आपने देखे होंगे कि ये कुछ अरेंजमेंट से आपको दिखाई दे रही है। तो अंदर दो हैं और दोनों कनेक्टेड हैं, जबकि इनके चारों तरफ एक हाफ, कैसा है, हाफ, दोनों तरफ हाफ हाफ लेस देन हाफ है, लेस है क्योंकि बीच से टूटा हुआ है तो लेस देन हाफ हुआ। और टोटल कितने स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बाहर की तरफ अरेंजमेंट स्पोक्स, एक अंदर की तरफ अरेंजमेंट, तो 9+1 अरेंजमेंट है। अगर ये 2 हो गए तो 9+2 अरेंजमेंट हो गई। अगर ये 1 होता और बाहर 9 होते ऐसे और अंदर ये एक ही ऐसे गोल होता तो उसको 9+1 अरेंजमेंट कहते हैं। अगर 2 हैं तो 9+2 अरेंजमेंट हो गई। तो जो हम ये डायग्राम दिख रहा है इसकी अरेंजमेंट कैसी हुई, 9+2 की अरेंजमेंट हुई। हाँ, तो अब पढ़ते हैं ये है क्या। तो जो सेंटर में, सॉरी पेन ले लेते हैं, जो सेंटर में है उसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। और जो इंटर डबलेट ब्रिज है, यानी कि दो स्पोक्स को जोड़ने के लिए, आउटर दो स्पोक्स को जोड़ने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि जो बाहर की तरफ लिखे हैं वो कैसे हैं, डबलेट की फॉर्म में है। उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंट्रल सीथ है, यानी कि सेंटर के अंदर एक सीथ टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको सेंट्रल सीथ बोल रहे हैं। और रेडियली स्पोक, यानी कि एक जो इनके अंदर एक रेडियली स्पोक है जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं इसकी अरेंजमेंट के अंदर, तो इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई तो सीलियम एंड फ्लैजिला शोज दैट दे आर द कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास से चारों तरफ घिरे हुए हैं। एंड कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, यानी कि जो बाहर है उनका जो कोर, सॉरी बाहर बोल रहा, जो कोर यानी कि इनसाइड है उसको एक्सोनिम बोलते हैं। पोजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनके पास माइक्रोट्यूब्यूल है। रनिंग पैरेलल टू लॉन्गर एक्सिस, यानी कि अगर एक यहाँ है तो ये लॉन्गर और इसके बिल्कुल पैरेलली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक पैरेलल अरेंजमेंट हुई है। ये कैसे अरेंजमेंट हुई, पैरेलली अरेंज हुए। द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट, जैसे मैंने आपको ग्रीन वाई बाहर, तो 9 तो बाहर की तरफ लगे हुए हैं। एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रो, यानी कि एक अंदर की तरफ, कैसा है, एक पेयर है अंदर की तरफ, जो हम अब डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अंदर की तरफ कैसे क्या अरेंजमेंट है। Centrally located microtubule, such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 arrangement ray. The central tubule are connected by the bridge and is also anchored by a central sheath.
यानी कि दोनों के अंदर क्या है, एक ब्रिज का अरेंजमेंट है, दोनों तरफ एक सेंट्रल शीथ है विच कनेक्ट वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल, यानी कि इसकी हाफ, ये हाफ मान के चलें तो इस हाफ से ये हाफ कनेक्टेड है, इस हाफ से ये हाफ कनेक्टेड है, तो रेडियल स्पोक कनेक्टेड है। थस दे आर द 9 रेडियल स्पोक, यानी कितनी हुई, मैंने एक डबलेट से एक स्पोक निकल रही है, तो ये कितने डबलेट थे, 9, तो इसके हिसाब से कितनी हुई, 9 हुई, और ये 9 की 9 हाफ हाफ करके इसके ऊपर जुड़ी हुई हैं, यानी कि 1 2 3 4 इससे हैं, 1 2 3 4 इससे हैं, और एक फ्रीली अरेंज है। द पेरिफेरल डेवलप्ड आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर, यानी कि इसके अंदर क्या निकल रहे हैं, लिंकर। द सीलियम एंड फ्लैजिला emerge फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब ये देखिए, मैंने बेसल बॉडी आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, आपको बताया था कि बेसल बॉडी कैसी होती है। तो यानी कि ये बेसल बॉडी होती है जो नीचे सेल की मेम्ब्रेन से जो अटैच करते हैं सीलिया या फ्लैजिलम को बैक्टीरिया की, तो उसको बेसल बॉडी बोला जाता है। लास्ट शायद वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो इसी प्रकार से ये अरेंज हुए हैं। तो ये तो मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बता दी है आपको। अगले जो हम हैं सेंट्रियोल न्यूक्लियस वगैरह नेक्स्ट उसके अंदर कवर करेंगे, सॉरी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ है, मैं इसका रिवीजन कल पक्का कराऊंगा, रिवीजन इज़ मस्ट। तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट किया जाएगा, एक एक लाइन को रिपीट किया जाएगा। आप चिंता ना करें, जो ये मैं पैराग्राफ हाईलाइट कर रहा हूँ तो इसको एक एक को अच्छे तरीके से किया जाएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आया या अंडरस्टैंड नहीं आया, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चेंज करना होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने इतना अपने समय दिया, आपने समझने की कोशिश की, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, मीट यू सून।